हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए देखते हैं आज सेकेंड लेक्चर साइंस का, जो कि मैंने हाई स्कूल के लिए बनाया स्पेशली। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यहाँ से ये मतलब श्योर बनता ही बनता क्वेश्चन है। 100% अगर कह दें तो सही है कि 100% क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो चलिए देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। जब किसी व्यक्ति की आंखों में दोष होता है, उत्पन्न होता है, तो उसमें क्या होता है? दो टाइप का दोष होता है। एक तो निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें क्या होता है? उसे निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो आइए हम इसको लिखते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इस से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ या स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी के बाद की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, कहने का मतलब इससे जो निकट दोष से पीड़ित व्यक्ति होगा, उसको पास की वस्तुएं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, तो उसके करीब में कोई वस्तु, यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, अगर ये वस्तु पास में उसके 1-2 मीटर 2-4 मीटर पर है, तो क्या होगा? उसे दिखाई देगी। तो जैसे यहाँ पर कोई वस्तु किसी व्यक्ति के पास अगर आंखों के कुछ नजदीक में रखी होगी, 1-2 मीटर या 2-4 मीटर 5 मीटर पे रखी होगी, तो शायद उसे दिख जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये वस्तु मान लो यहाँ 100 मीटर पे रखी है या 50 मीटर पर रखी है, तब नहीं दिखता है। तो इससे क्या होता है? व्यक्ति की आंखों में कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो इसे दूर करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? चश्मा लगाता है। चश्मा लगाएगा तो कौन सा लेंस आवश्यक होगा? उसके चश्मे का कौन सा लेंस आवश्यक होगा? तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल अवतल लेंस का चश्मा पहनना, हाँ, अवतल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। ठीक है, पहनना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, तो उसे अवतल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए, तब वो दोष क्या होगा? दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से कम की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इसमें क्या होता है? इससे या इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से कम की वस्तुएं, या हम कह सकते हैं पास की वस्तुएं
पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ये दोष कौन सा कहलाता है? दूर दृष्टि दोष कहलाता है। उसमें क्या था कि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती। इसमें क्या है कि दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। तो इसकी आंखों में कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष है। अगर किसी व्यक्ति की आंखों में दूर दृष्टि दोष हो तो उसे दूर करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उत्तल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। ठीक है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। ठीक है। इस व्यक्ति ये यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे? परीक्षा में उत्तर लिखते समय क्या करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको इंडिकेट कर देंगे, मतलब या तो अंडरलाइन कर दें या तो फिर हम किसी अदर दूसरे पेन से लिखते हैं। अगर हम ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लू से, ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से। उत्तर में खास करके हम लोग ब्लू से लिखते हैं तो उससे ब्लैक से इंडिकेट कर दें तो क्या होता है? उससे इंप्रेशन बनता है और नंबर अच्छे आते हैं। तो इसमें क्या होगा? दूरदर्शी दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं एक निश्चित दूरी से कम की या पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। चलिए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन लिया है मैंने। इसमें क्या कह रहा है? किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फैक्टर तथा क्षमता क्या होगी? तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, उसकी आंखों में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। ठीक है। उससे पीड़ित कोई व्यक्ति है। ठीक है। और क्या कह रहा है? व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रस्तर तथा क्षमता क्या होगी? चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है? इस दोष को दूर करने के लिए क्या होगा? सबसे पहले तो हम इसे देखते हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहां पर बनना चाहिए। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए? चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ऐसे लेंस के इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ऐसे लेंस की आवश्यकता होगी जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस। हाँ, तो इसमें क्या फ्रेंड? इसमें चलो देखते हैं क्या है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ऐसे लेंस की आवश्यकता होगी जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर बने। क्योंकि चूंकि स्वस्थ नेत्र के लिए नेत्र का
दूर बिंदु अनंत पर होता है। ठीक है, क्यों क्यों 80 सेंटीमीटर क्या कह रहा है कि किसी निकट दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है। मतलब कोई वस्तु 80 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकार तथा क्षमता क्या होगी। तो इसमें क्या है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ऐसे लेंस की आवश्यकता होनी चाहिए जिसका जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर बने। क्यों? क्योंकि स्वस्थ नेत्र के लिए नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। कहने का मतलब है कि u का मान क्या होता है? इनफाइनाइट। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसमें u का मान क्या हो जाएगा। u का मान हो जाएगा इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि जो इसका दूर बिंदु होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट या अनंत पर। ठीक है, तथा प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि v का मान प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए? आंख के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब बनना चाहिए 80 सेंटीमीटर दूर। माइनस क्यों मैंने लगाया है? क्योंकि सामने बन रहा है, लेंस के सामने बन रहा है, इसका मतलब क्या है? माइनस में दूरी होगी। अगर पीछे बनता तो प्लस में दूरी होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, फोकस दूरी हमें निकालना है। फोकस दूरी f का मान हमें फाइंड करना है। तो लेंस के अपवर्तन के सूत्र से लेंस के अपवर्तन के सूत्र से क्या होता है? लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। चलिए इसमें हम मान पुट करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 1/f बराबर 1/b का मान माइनस का 80 माइनस 1/इनफाइनाइट। ठीक है, हमें पता है कि 1/0 का मान इनफाइनाइट होता है, तो हम कह सकते हैं 1/इनफाइनाइट का मान क्या होगा? 0। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम 0 रख देंगे। जब पता है 1/0 का मान इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, तो 1/अनंत का मान क्या होगा? 0 होगा। 1/अनंत का मान 0 होगा। जब यहाँ 1/0 का मान इनफाइनाइट होता है, तो 1/इनफाइनाइट का मान 0 होगा। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देते हैं? 0। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/- माइनस का 80। 1/- का 80 इधर 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो उसका मतलब खत्म। कहने का मतलब है, अब इसको क्या कर देंगे, 1/f बराबर 1/- का 80, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या आ जाएगा? f इक्वल टू माइनस का 80। f इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 80। इधर जाएगा माइनस का 80 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम अगर मीटर में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? f बराबर माइनस का 0.80 मीटर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 0.80, इसे मीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है जिसमें हमें क्या फाइंड करना होता है? एक फार्मूला होता है जिसमें फोकस दूरी बराबर लेंस की क्षमता और फोकस दूरी से रिलेशन होता है। तो लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी। ठीक है, तो लेंस की क्षमता P बराबर 1 फोकस दूरी कितनी है? 0 पॉइंट माइनस का है 0.080। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 0 बढ़ाएंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा? 100/80। ये 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, अब बचा मेरे पास P बराबर माइनस का 10/8। इसको डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ पर क्या बचा? 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना 4 बचा? 8 पंचे 40। तो P बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1.25 मीटर। ये क्या आ जाएगा? 1.25 मीटर। इसका मतलब क्या है? ये क्षमता इसकी माइनस में आई, इसका मतलब क्या है? व्यक्ति को माइनस 1.25 माइनस 1.2, ये इसमें डायरेक्टर में आएगी, क्षमता डायरेक्टर में आती है। ठीक है, डायरेक्टर इसको डी बोलते हैं या इसको डायरेक्टर लिखते हैं। क्षमता हमेशा डायरेक्टर में, सॉरी गलती हो गई थी, डायरेक्टर
चैप्टर में क्षमता है आएगी, ठीक है। तो हम क्या हर व्यक्ति को 1.25 डी के अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन हाई स्कूल की परीक्षा में बनते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के देख लेना। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री, प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है sin 49 डिग्री बराबर 0.75 दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। प्रिज्म का कोण कितना दिया है, 60 डिग्री, जिसको हम किससे लिखते हैं, ए से। तो ए बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण कोण डेल एन बराबर, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 38 डिग्री, ठीक है। तो आइए अब इसको फार्मूला लगाते हैं इसमें अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक बराबर, हमें अपवर्तनांक क्या करना है, ज्ञात करना है। अपवर्तनांक n बराबर, चलिए इसको देखते हैं। फार्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस डेल m बटा 2 अपॉन साइन, यहाँ पर हो जाएगा साइन और यहाँ पर हो जाएगा साइन डेल m साइन a बटा 2, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो n बराबर साइन a का मान कितना है, 60 प्लस इसका मान कितना है, 38 बटा 2, ठीक है। अपॉन ये क्या हो जाएगा, साइन a का मान कितना है, 60, तो 60 बटा 2, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो n बराबर इधर कट कर लेते हैं, तो ये जाएगा 19, कितना, 19 दूनी 38, ये मान कितना दिया हुआ है, 38 ही है, 38 डिग्री, हाँ ठीक है, 38 डिग्री है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर साइन 60 प्लस 19, साइन 60 प्लस 19 अपॉन साइन 60। फ्रेंड्स ये जो है फार्मूला थोड़ा गलत हो गया था, ध्यान दे दिया मैंने, ये बुक में ही गलत लिखा हुआ था, a प्लस, यहाँ पर फ्रेंड्स गलती हो गई थी, फार्मूला बुक में ही गलत लिखा हुआ था, तो इसे हम सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है 38 बटा 2, और ये हो जाएगा 8 और 9 98 बटा 2, 98 बटा 2, और ये हो जाएगा अपॉन साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49, कितना हो जाएगा, 49। तो n बराबर साइन 49 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री, इनके दोनों के मान लिख लेते हैं, क्योंकि साइन n बराबर साइन 49 बटा साइन 30 डिग्री। तो मुझे पता है यहाँ पर साइन 49 का मान कितना दिया हुआ है, 0.75 तथा
तथा साइन 30 डिग्री का मान हमें पता है क्या होता है 1/2, उसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा 0.75 बटा इसका मान क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 0.75 गुणा 2, तो n बराबर हो जाएगा 75 गुना 150, दो संख्या दशमलव लगा देंगे तो इतना हो जाएगा, यानी कि ये क्या मान आ गया। अतः अपवर्तनांक n का मान n बराबर 1.50, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। टॉपिक रह गए हैं, चलिए देखते हैं उनको। एक तो इसमें क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग में क्वेश्चन ये हर बार प्रिंट करता है, हर बार क्वेश्चन आता है ये निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। बाकी चलिए देखते हैं। एक इसमें का एक क्वेश्चन आएगा वर्ण विक्षेपण से, ठीक है। वर्ण विक्षेपण से क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या होगा, एक प्रिज्म दिया होगा, इस टाइप से एक प्रिज्म होगा, ठीक है। यहाँ से कोई श्वेत प्रकाश पड़ेगा, श्वेत प्रकाश, और वो क्या होगा, श्वेत प्रकाश पड़ेगा और वो क्या होगा, अनेक रंगों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जब प्रिज्म से टकराएगा तो अनेक रंगों में विभाजित हो जाएगा। जैसे ये कितने रंगों में विभाजित होगा, 3, 4, 5, 6, थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बन रहा है, 7 को मिला के 7 रंगों में विभाजित होगा, ठीक है। इसका क्रम कैसे चलेगा, इसका क्रम चलेगा VI BGYOR, ठीक है। ये इसका क्रम चलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वॉयलेट, इसका मतलब इंडिगो, इसका मतलब हो जाएगा ब्राउन, और इसका मतलब हो जाएगा ग्रीन, इसका मतलब हो जाएगा येलो, इसका मतलब हो जाएगा ऑरेंज, इसका मतलब हो जाएगा रेड, ठीक है। यहाँ से कोई श्वेत किरण, श्वेत प्रकाश यहाँ से जाना जाएगा, जो कि प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा, कहाँ, कोई प्रिज्म पर पड़ेगा, ठीक है। वहां से क्या होगा, ये 7 कलर में 7 रंग में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जिसमें 7 कलर की इंटेंसिटी, हर एक कलर की अपनी अपनी अलग इंटेंसिटी होगी, ठीक है। उनकी आवृत्ति अलग अलग होगी, तरंगदैर्घ्य अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है, ठीक। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। फ्रेंड्स उसमें जो है दिख नहीं रहा था, चलिए हम दोबारा से समझा रहे हैं। एक श्वेत प्रकाश की किरण, कोई प्रिज्म, ये प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म पर टकराती है तो क्या होती है, वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कौन कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जो अगर इनकी बात करते हैं हम हिंदी में तो इनको क्या है, वॉयलेट क्या होता है, बैंगनी, ये होता है बैंगनी, V फॉर बैंगनी, और फिर क्या है, आई फॉर क्या होता है, जामुनी, और B फॉर क्या होता है, ब्राउन, मतलब भूरा। यहां पर जो है B फॉर हो जाएगा ब्लू, ठीक है, नीला। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रीन मतलब हरी, G फॉर हरा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, येलो,
येलो, वाई फॉर येलो मतलब पीला, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब ओ फॉर, हाँ यहाँ ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, और आर मतलब रेड मतलब लाल, ठीक है। ये विवगौर के सारे कलर हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इनको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, विवगौर, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, ठीक है, जिसमें सबकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आने की संभावना है, शायद दोनों ना आ जाए, बाकी मतलब एक क्वेश्चन आने की पक्का संभावना है। अब चलिए देखते हैं हम विद्युत और धारा से कुछ क्वेश्चन। ये जो निकट निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हैं, ये फिगर सहित, फिगर सहित, ठीक है, इसमें चित्र भी बना होगा और उनकी परिभाषा भी लिखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, आप सब लोग कैसे हैं, आई होप ठीक होंगे। चलिए देखते हैं आज न्यू चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और हर प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे जितने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, हाई स्कूल के एग्जाम के मेन चीज और बाकी अदर एग्जाम भी, जो अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास फार्मूला है Q बराबर आई टी, जहाँ जहाँ Q क्या है, ये आवेश है, ठीक है, और I क्या है, विद्युत धारा, I क्या है, विद्युत धारा, तथा T क्या है, समय। इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन होता है, दूसरा जो है एक फार्मूला होता है W बराबर वी क्यू, W बराबर वी क्यू, ठीक है, जहां पर Q क्या होता है, जहां Q होता है आवेश, W होता है किया गया कार्य, किया गया कार्य, तथा V क्या होता है, V क्या होता है, विद्युत विभव, ठीक है, V क्या होता है, विद्युत विभव। और एक दो फार्मूले होते हैं, एक होता है ओम का नियम, ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चाहे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए या हाई स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ओम का नियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, V बराबर, हम केवल फार्मूला ले रहे हैं क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल बताना है, थ्योरी आप लोग पढ़ लेना। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ठीक है, जहां जहां V क्या होता है, V क्या होता है, विभवांतर, R क्या होता है, प्रतिरोध, तथा I क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत, ठीक है। तो चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। और एक होता है विद्युत प्रतिरोधकता करके होता है फॉर्मूला, जिसका होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल, ठीक है, जहां जहां रो क्या होता है, रो को जहां रो क्या होता है, विद्युत, जहां ये रो क्या होता है, विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता। आर क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध, ए क्या है, क्षेत्रफल, तथा एल क्या है, एल क्या है, तार की लंबाई, तार की लंबाई, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले रहे, बाकी और भी कुछ फार्मूले बताएंगे। इसमें और क्या होता है, और श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में प्रतिरोध होते हैं, इस पर डिपेंडेंट कुछ सवाल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर श्रेणी के थी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों
प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, तीन, मान लिया मैंने कोई दो प्रतिरोध लिए, तीन प्रतिरोध लिए, मैंने माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3, मैंने तीन प्रतिरोध ले लिए। ठीक है, मैंने कोई तीन प्रतिरोध ले लिए, R1, R2, R3। ठीक है, अब क्या करना है, इनको एक बार हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, एक बार इनको हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, तो संयोजित करते हैं, जब श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, श्रेणी क्रम में, जब श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तब तुल्य प्रतिरोध, तब तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 और प्लस R3। R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही बात करते हैं जब हम समांतर क्रम में बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। जब समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम में हो तब 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम संयोजन होगा प्रतिरोधों का। और नीचे क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो दो प्रकार से हम प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं और वहां से हम क्या करेंगे, उनका तो एक फार्मूला जो मैंने बताया था, W बराबर B गुणा Q। ठीक है, छोटा क्यू या बड़ा क्यू कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये फार्मूला मैंने बताया था, तो इसी से मैंने कई फार्मूले निकाल रहा हूँ, कई, जिससे मतलब कभी क्या करता है कि प्रतिरोध के पदों में वर्ग दे देता है कितना, और प्रतिरोध दे देता है, इसमें प्रतिरोध दिया नहीं है तो उसके लिए फार्मूला होता है, एक ऊष्मा के लिए फार्मूला होता है, एक इसमें धारा के लिए फार्मूला होता है, कई फार्मूले इससे बन जाएंगे। तो आइए चलिए हम देखते हैं कौन कौन से फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, हमें पता है, अभी मैंने पहले पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा था, Q बराबर IT, Q बराबर IT मैंने अभी पढ़ा था। तो क्या करते हैं, Q का मान IT इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, W बराबर B IT, एक तो ये फार्मूला बन गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, अगर वर्ग दिया है और विभवांतर दिया है, धारा दी है, तो समय निकाल सकते हैं, समय दिया, धारा दी, विभवांतर दिया, तो काम निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। और क्या है कि अगर धारा दी है, विभवांतर दिया हुआ है और काम दिया है, मतलब यहाँ पर समय दिया, धारा दिया, काम दिया, तो विभवांतर निकाल सकते हैं, काम दिया, विभवांतर दिया, समय दिया, तो धारा निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। इसमें हम देखते हैं ओम के नियम से, V बराबर IR या V बराबर IR। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाता है, V बटा R। परेशान मत होना, कभी कभी R छोटा हो जाता है, कभी कभी बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें हम पुट करते हैं। ठीक है, तो W बराबर I का मान पुट कर देंगे, तो V बटा R T। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास विभवांतर होता है, प्रतिरोध होता है, समय होता है, तब हम वर्ग निकालते हैं। कभी कभी वर्ग होता है, प्रतिरोध होता है, विभवांतर होता है, तो समय निकाल देंगे। या मतलब इतनी चीजों में से हम कोई एक चीज पूछ सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, W बराबर B स्क्वायर T बटा R, B स्क्वायर T बटा R, ये इतना जूल। ठीक है, ये इतना जूल। ठीक, ये इतना जूल। कभी अब क्या होता है, ये फार्मूला आ गया। ठीक है, और इसी से फार्मूले और भी बन जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, फार्मूला बन सकता है मेरा, यहाँ से फार्मूला बन सकता है, क्या बन जाएगा, अगर हम इसको I और R के पदों में, I और T के पदों में निकालना चाहें, तो यहाँ से क्या बन सकता है, I R T के पदों में, I R T के पदों में निकालना चाहें तो हमें B गायब करना पड़ेगा, जबकि B बराबर IR होता है। तो यहाँ B बराबर IR हम पुट कर देंगे इसमें, तो W बराबर हो जाएगा B का मान I, छोटा वाला लिख सकते हैं, I इंटू R इंटू I इंटू T। तो ये क्या फार्मूला बन जाएगा, W बराबर I स्क्वायर R T, कितना जूल।
ये फार्मूला बन जाता है। यहाँ से ऊष्मा का फार्मूला भी आता है। ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है, H बराबर V I T बटा 4/2। इसमें ऊष्मा का है, ऊष्मा का मात्रा क्या आएगा, कैलोरी। ठीक है, एक फार्मूला ये हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक और फार्मूला बनाते हैं। इसमें एक फार्मूला और हमारा होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो है V बराबर आई आर, तो यहाँ से I बराबर V बटा R में रख देते हैं। तो इसमें रखते हैं क्या हो जाएगा, H बराबर V इंटू आई का मान V बटा R और इंटू T है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, H बराबर V स्क्वायर T अपॉन R और नीचे 4.2 रहेगा। ठीक है, 4.2 रहेगा, 4.2 कितना, कैलोरी। ये एक फार्मूला आ गया, यहाँ से भी बन सकता है। और देखते हैं कुछ फार्मूले, जैसे शक्ति, कभी कभी शक्ति देता है निकालने के लिए। जैसे मान लिया धारा दे दिया, विभवांतर दे दिया और शक्ति पूछ लेता है, सामर्थ्य जिसे बोलते हैं, सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब इसे P बोलते हैं। ठीक, इसे शक्ति भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये एक फार्मूला क्या है, P बराबर VI। यहाँ से क्या निकलेगा, शक्ति निकलेगी। शक्ति काय में निकलेगी या सामर्थ्य काय में निकलेगी, वाट में निकलेगी। ठीक है, अगर हम ओम के नियम से V बराबर IR और I बराबर V बटा R रख देते हैं तो क्या निकलेगा, V बराबर I का मान रख दूं, I का मान V बटा R, तो V गुणा V बटा R, तो P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटा R। ठीक है, ये इतना वाट हो जाएगा, शक्ति हो जाएगी। ठीक, इतना वाट, अरे कितना, वाट। ठीक है, अब क्या है इसमें, P बराबर VI और P बराबर, अब हम क्या रख देंगे, V बराबर IR और यहां से अगर V बराबर IR, यहां से अगर हम I बराबर मैंने रख दिया V बटा R, अब यहां से अगर हम रख देते हैं V बराबर IR सीधे रख देते हैं। ठीक है, रखने पर V बराबर IR रखने पर तो जगह P बराबर V हटा देंगे, I गुणा IR, तो P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R वाट। ये हो जाएगा इतना वाट। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आए। सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इनके जो मात्रा ध्यान रखना, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है और विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी 1 नंबर में। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति या जिसे बोलते हैं सामर्थ्य, जिसका P लिखते हैं उसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, और इसमें जो है कुछ और मात्रक होते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ओम मीटर होता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट मात्रक है, इसमें से कौन कहाँ कब 1 नंबर में पूछ ले। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कुछ और फार्मूले। ठीक है, कोई फार्मूला होगा तो देखते हैं इसमें मिलकर। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ एक दो और मात्रक बचे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। ठीक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और सामर्थ्य शक्ति का मात्रक बता दिया मैंने, वाट होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, और हाँ, विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आई होप मैंने लगभग सारे क्वेश्चन सारे मात्रक बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और, एक दो फार्मूले बचे हुए हैं, जल्दी देख लेते हैं फिर न्यूमेरिकल करते हैं। तो अगर मतलब ये क्वेश्चन एक आता ही आता, हर साल आता है, शायद पिछली बार नहीं आया था, बाकी हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। यूनिटों की संख्या याद करना, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या व
तथा क्या ज्ञात करना, बिजली बिल, ठीक है, कितना बिल आएगा, ठीक है, बिल, या इसे कह सकते हैं यूनिटों की संख्या, या विद्युत व्यय, विद्युत व्यय, या क्या कह सकते हैं विद्युत व्यय, या कह सकते हैं विद्युत खर्च, विद्युत खर्च। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इसमें क्या करते हैं, तो इसमें क्या है, इस पर एक इससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिटों की संख्या निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वहां से देखते हैं कितना विद्युत व्यय हो रहा है, कितना यूनिट विद्युत व्यय हो रहा है, तब वहां से जितना रुपए खर्च होगा, जैसे मान लीजिए 2 रुपए यूनिट है, 4 रुपए पर यूनिट है, 6 रुपए पर यूनिट है, 8 रुपए पर यूनिट है, 10 रुपए पर यूनिट है, जिस हिसाब से बिजली का बिल होगा यूनिट के हिसाब से, उसी प्रकार से वहां से विद्युत का खर्च निकाल लेंगे, ठीक है, इसे विद्युत व्यय भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं, ये फार्मूला देखते हैं, तो यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटा 1000, वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटा 1000, ठीक है, ये फार्मूला यहाँ से हम क्या करते हैं, यूनिटों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है, जितना यूनिट आएगा, और जब व्यय खर्च निकालना हो, विद्युत खर्च, विद्युत खर्च या विद्युत बिल जो भी है, ठीक है, या व्यय, तो हम वहां से क्या करेंगे, जो यूनिट आएंगे, यूनिट, ठीक है, यूनिट आएगा, उसे हम कितने रुपए प्रति यूनिट, कितना रुपया प्रति यूनिट, जितना होगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से विद्युत व्यय निकल जाएगा, वहां से विद्युत का खर्च कितना रुपए खर्च है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, इसमें एक और फार्मूला रह गया था, Q बराबर NE, Q बराबर NE, तो इसे हम क्या करते हैं, जहां Q क्या है, आवेश है, Q आवेश है, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्या करते हैं, तो एक फार्मूला बनता है Q बराबर NE, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला बनेगा Q बराबर, हम पढ़ चुके हैं IT, Q बराबर IT पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर Q बराबर NE दिया है, तो अगर हम यहाँ से ज्ञात करना चाहें धारा I, तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम Q का मान रखेंगे, इससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये Q बराबर NE है, तो अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा ज्ञात करते हैं, तो Q बटा T हो जाएगा, Q बटा T हो जाएगा, ठीक है, Q बटा T। अब हमारे Q बराबर NE ऊपर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, I बराबर, या धारा बराबर Q बटा T बराबर, Q का मान रखेंगे N गुणा E और बटा T, ठीक है, एक ये फार्मूला बनता है, इसको हम कभी कभी इसको और इसको यूज कर लेते हैं, कभी 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 अगर आवश्यकता हो तो इन दोनों को यूज करेंगे, अगर आवश्यकता हो तो इन दोनों को यूज करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा सॉल्यूशन निकल आए, ठीक है, जिससे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, ठीक, जहां जैसी आवश्यकता होगी वहां पर हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो आप चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन मैंने गलती की है, इसमें फार्मूला नहीं बताया अभी तक, तो चलिए सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, और इस पर न्यूमेरिकल 2019 में आ चुका है एग्जाम में, 2019 में ये आ चुका है हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आइए हम पहले सबसे पहले फार्मूला देखते हैं, यहाँ ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है अधिकतम धारा का मान, I का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, I बराबर E बटा R प्लस R, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जहां I तो हमें पता है धारा है, ठीक है, और E क्या है, कोई सेल है, सेल का विभवांतर, यहाँ पर E क्या है, सेल का विभवांतर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो R है, बड़ा वाला R, ये क्या है,
और छोटा वाला ये क्या है, ठीक है। तो छोटा वाला क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध, और ये क्या है, सेल का बाह्य प्रतिरोध, ठीक है। ये फॉर्मूला है। बाकी मैंने क्वेश्चन में थोड़ा और मिस्टेक किया है कि आवेश का मात्रक, ये भी देख लेते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ये भी मैंने नहीं बताया था, ध्यान दे रहा। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये बात समझ लेना, ठीक है। आवेश क्या होता है, क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं, तो डायरेक्ट इसे सॉल्व करते हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतना है, ठीक है। कहने का मतलब E का मान दिया है, E बराबर दिया 1.5 वोल्ट, E बराबर 1.5 वोल्ट, तथा आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 0.5 ओम, ठीक है। और कह रहा है इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है। तो अधिकतम धारा के लिए क्या होता है, अधिकतम धारा के लिए R जो दिया है बड़ा वाला, बाह्य प्रतिरोध क्या होता है, R जो दिया है बाह्य प्रतिरोध वो क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर R का मान शून्य रख देंगे, ठीक है। तो I बराबर E बटा R शून्य रख देंगे प्लस R, बाकी मान रख देंगे सारे वैसे ही। तो यहाँ पर E का मान कितना है 1.5, तो 1.5 बटा 0.5, दशमलव से दशमलव हटाएंगे क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 15, दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 15 बटा 5, 5 या 15, तो I बराबर क्या हो जाएगा 3 एम्पियर, I बराबर हो जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है। ये हमारी अधिकतम धारा का मान आ गया, ठीक। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि किसी विद्युत चालक में 1.0 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो ज्ञात कीजिए किसी विद्युत चालक में 1.0 एम्पियर की धारा 1 मिनट में प्रवाहित की जाती है, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, कुल आवेश, आवेश ज्ञात करना है, मतलब Q का मान, और प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या N का मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है। तो चालक में इतने एम्पियर की धारा, मतलब धारा I बराबर, धारा I बराबर कितना दिया है 1.0 एम्पियर, I का मान दिया 1.0 एम्पियर, 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, ठीक है। समय क्या दिया हुआ है, समय T का मान दिया हुआ है 1 मिनट, जिसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। और बात करते हैं इसमें आवेश हमें निकालना है, ठीक है। तो आवेश निकालना है, तो आवेश Q बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला में क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर देखते हैं, पहला में ज्ञात करना है आवेश, कुल आवेश, ठीक। Q बराबर IT हमें फार्मूला पता है, Q बराबर IT होता है, ठीक है। तो I का मान कितना है 1 एम्पियर, तो I का मान रख देते हैं 1 एम्पियर। दूसरा क्या दिया हुआ है, समय कितना दिया है 60 सेकंड, तो हम लिख रहे हैं 60 सेकंड, तो Q बराबर क्या आ जाएगा 60 कूलम, 60 कूलम, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, दूसरा क्या पूछ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए दूसरा नंबर, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों यहाँ पर ये लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर, एक फार्मूला होता है हम लोगों ने पढ़ा है, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne से क्या करते हैं हम, इसको यहाँ पर लिखते हैं, Q बराबर Ne, निकालना क्या है, हमें n निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, n बराबर Q बटा E। अब क्या करते हैं हम, इसमें मान रख देते हैं जो मान दिए हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 1.6 इंटू
10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर क्या होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर Q का मान E का मान ये होता है, बाकी Q का मान हमारे पास पहले से आ गया है, कितना 60 कूलम, ठीक है। और क्या है n हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n बराबर Q का मान कितना है 60 और ये कितना है 1.6 गुना। चलिए देखते हैं यहाँ पर E का मान रखते हैं, कितना मान है 1.6 into 10⁻⁻19। तो यहाँ पर रखते हैं 10⁻⁻19। अब क्या करते हैं हम 19 नीचे माइनस का है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो n इक्वल टू 60/1.6 into 10⁻⁻19। मतलब जो 19 है माइनस का था ऊपर चला गया तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ऊपर प्लस का हो जाएगा, पावर नीचे माइनस में होती तो ऊपर प्लस में हो जाती। अगर चलिए देखते हैं फिर क्या करते हैं यहाँ पर, जो नीचे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। ये जीरो बढ़ा दिया तो n बराबर 600 डिवाइड बाय 16 into 10⁻19, ठीक है। अब क्या करते हैं 600 में 16 से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देते हैं भाग 600 में भाग दे रहे हैं 16 से, तो कैसे हो यहाँ पे क्या होगा 48, फिर क्या होगा कितना बचा है पर 48। तो यहाँ पर क्या होगा 3, फिर उसके बाद लगाएंगे क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 120, मतलब 12 बन जाएगा, 0 120 हो जाएगा, 16 16 85 16 96 16 7 112। तो यहाँ पर कितना बचेगा मिल जाएगा 16 बचे 80, ठीक है। तो यहाँ पर 37.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर बॉक्स काट देते हैं 37.5। अब क्या करते हैं n बराबर 37.5 गुना 10 की पावर क्या होता है 19, 10 की पावर 19। अब क्या करते हैं इसको हमें आंसर ऐसे नहीं लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, इसको आंसर लिखना है n बराबर 3.75 गुना 10 की पावर 20। क्या हो जाएगा ये इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये कैसे आया ये बात हम बता देते हैं, ठीक है। कहां पर बताएं आइए हम इधर बताते हैं कैसे आया। तो इसे देखते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर 37.5 लिखा था, ठीक। तो 37.5 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 10 की पावर 19 है, 10 की पावर 19 है, ठीक है। अब क्या करना है हमें दशमलव एक संख्या इधर शिफ्ट करनी है, कहने का मतलब इसमें दशमलव तभी। तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 37.5 है। अब हम दशमलव तभी शिफ्ट कर सकते हैं जब हम किसी भी संख्या में नीचे 10 से भाग दे देंगे तभी दशमलव शिफ्ट होगा। तो आइए चलिए इसमें देते हैं 10 से भाग, लेकिन बात ये है ना किसी भी संख्या में 10 से भाग ऐसे नहीं दे सकते हैं, या तो दोनों में दें ऊपर नीचे गुणा करें 10 से, या तो हाँ दोनों में करें, एक में हम नहीं कर सकते तो 10 से ऊपर भी करना पड़ेगा। अब नीचे आ गया दशमलव, ये मतलब क्या कहते हैं जीरो, ठीक है। तो हम जीरो को हटाएंगे दशमलव को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जब दशमलव को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75, वहां से दशमलव हट जाएगा और ये एक पावर 10 की एक पावर बची और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 10 की पावर 19 और यहाँ पर घात 1 है तो एक ये जुड़ जाएगी और 3.75 गुणा 10 की पावर 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, यहाँ से ये इस टाइप से कॉन्सेप्ट निकला है, तब ये हमारा 3.75 गुणा 10 की पावर 20 आया है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन, इस पर से एक ना एक मेरे को देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। इसमें क्या है 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं 20 ओम और ये जो निशान होता है ये निशान किसका होता है, ये प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक इसे हम क्या कहते हैं ओम, ठीक है। ये प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऐसे हम कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं। एक बार इन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित करना है, दूसरी बार समांतर क्रम में संयोजित करना है। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। माना 3 प्रतिरोध
R1 बराबर 20 ओम, R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर 30 ओम। ठीक है, R3 बराबर 30 ओम। अब क्या करते हैं, पहले हम नहीं क्या करते हैं, पहले श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पर हम श्रेणी क्रम में इनको संयोजित करते हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं होंगे ये प्रतिरोध, यानी कि यहाँ पर R1 होगा, यहाँ पर R2 होगा, यहाँ पर R3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रतिरोध होंगे। ठीक, तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन, तो यहाँ से हम कैसे लगा लेते हैं, क्यों सीरीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 कितना 20 प्लस 40 और प्लस 30। ठीक है, तो कितना 40 20 60 30 90, R1 बराबर 90 ओम। ठीक, इसी प्रकार हम नंबर 2 समांतर क्रम की बात करते हैं। समांतर क्रम, समांतर क्रम में जब लगाते हैं तो क्या होता है, 1 बटा R बराबर, यहाँ पर हम समांतर यानी कि पैरेलल है तो R पे लिख देते हैं। ठीक है, पैरेलल पे, तो यहाँ पर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है, अब निकालना हमें क्या है, RP की वैल्यू निकालनी है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, मान रखते हैं सारे, तो 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 कितना है, R1 कितना है 20, तो 20 प्लस R2 कितना है 40, तो 40। ठीक है, जितना जो सा मान दिया है वो मान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, प्लस 1 बटा 30, तो 30। ठीक है, 1 बटा 30 30। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेते हैं, लास्ट निकालना सभी को आ रहा होगा, तो ऐसी कोई संख्या लेते हैं जिससे ये कट जाए सभी, मतलब यानी कि सभी संख्याओं से वो संख्या कट जानी चाहिए। जैसे इसका एलसीएम आई होप आएगा, चलिए कर ही लेते हैं कितना आएगा, तो 20, 40, 30। हमारी समझ से तो 120 आना चाहिए, बाकी देख लेते हैं। तो ये काट देंगे 10 से, हम 10 दूनी 20, 10 और 40 और 10 तिया 30। ये यहाँ पर 2 से कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 3, 2 तिया 6 दूनी 12 दशम 120। हाँ सही है, 120 ही आना चाहिए था, 120 है। तो 120 लाने के लिए इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 4 से, यहाँ पर 4 से, यहाँ पर हम 3 से करेंगे, यहाँ पर 3 से। जब जितने से नीचे करेंगे उतने से ऊपर करना होगा। ठीक है, इसमें 6 से, इसमें 6 से। ठीक, अब क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे भिन्न सॉल्व करी जाती है। 1 बटा RP, ठीक है, 1 बटा RP बराबर 6 प्लस 3 प्लस 4 बटा 120। तो 1 बटा RP बराबर 6 3 9 4 13 बटा 120। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13RP बराबर 13RP बराबर 120। तो RP बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सवाल में जो डिजिट चेंज हो गई इसलिए जो है ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो RP बराबर 120 डिवाइड बाय 30। अब इसे डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा, 13 104, 13 9 117, तो 117 हो गया, 9 बार गया, कितना बचा 3 बचा, दशमलव लगाते हैं, 13 दूनी 26, तो अप्रोक्सीमेट और 13 39 लगभग आ जाएगा RP बराबर 9.2, और हम आगे और भी कटेगा तो 4 ओम ले सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लगभग, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तुल्य प्रतिरोध की जब श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, और ये मेरा जो है श्रेणी क्रम वाला है, और ये समांतर क्रम वाला है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध की बात करते हैं, तो ये दोनों प्रतिरोध निकाल लिए। आई होप समझ में आया होगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन में सॉल्व करने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या रहा है, किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट जनित्र से 0.50 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। वैद्युत बल्ब की वैद्युत शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, कितना वोल्ट जनित्र, यानी कि यहाँ पर हमें विभवांतर दिया है। तो विभवांतर
विभवांतर V बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। और क्या है धारा I बराबर 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। और हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से शक्ति ज्ञात करनी है, शक्ति P का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें एक फार्मूला मालूम है P बराबर क्या होता है VI। तो यहाँ से हम क्या करेंगे P बराबर VI से, तो इसमें हम क्या करेंगे P निकालना है और मान हमारे पास कौन कौन से पता है, V का पता है, I का पता है। तो हम यहाँ पर मान रख देंगे, मतलब P बराबर V का मान क्या है 220 गुणा I का मान कितना है 0.050। अब इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक जीरो इसके पास है, एक संख्या वाला दशमलव दिख तो रहा है, दो संख्या वाला दशमलव, लेकिन अगर हम इसे जीरो हटा देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दशमलव जीरो से कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर जीरो होता तो हम क्या मान लेते, अगर ये जीरो से दशमलव हटेगा, कैसे हटेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर ये दशमलव एक संख्या उधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5.0 हो जाएगा। जब 5.0 हो जाएगा तो पॉइंट के आगे किसी भी संख्या की वैल्यू जीरो लगा होता है तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि V बराबर कितना हो जाएगा 22 गुणा 5। अब 22 की 5 से गुणा कर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा V बराबर, यहाँ पर कर लेते हैं V बराबर 110, और क्या चीज निकाला हमने P निकाला है, तो P निकालेंगे यहाँ पर P, ठीक है, यहाँ पर P हो जाएगा। तो कितना आ गया, कितना 110, और P का मात्रक क्या होता है, मतलब शक्ति का मात्रक क्या मैंने बताया था वाट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाट लिख देंगे, तो शक्ति का मात्रक P होता है, ठीक है। आई होप समझ में आए होंगे सारे सवाल। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।